नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक का भाग 3। इसी पाठ की पिछली वीडियो में हमने जाना पूर्णांकों का व्यवकलन किस प्रकार होता है और पूर्णांकों के योग के क्या गुण होते हैं। तो चलिए इसी पाठ में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय होगा पूर्णांकों के व्यवकलन के गुण। तो जिस प्रकार आपने योग के विभिन्न प्रकार के गुण देखे थे, अब आप व्यवकलन के गुण देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला गुण, व्यवकलन का समृद्ध गुण। इस गुण में कहा गया है कि आपके सामने दो संख्याएं दी गई हैं, दो पूर्णांक जो कि दोनों ही धनात्मक हैं, 9 और 7। तो जब आप 9 में से 7 को घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? 2, जो कि एक पूर्णांक है। उसी प्रकार यदि आप 7 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ होगा क्या? 9 बड़ी संख्या है और उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है, तो अंतर तो आपको करना है। क्यों? क्योंकि व्यवकलन की बात की गई है। तो 9 में से 7 घटा दीजिए, आ जाएगा 2। अब क्योंकि 9 के आगे ऋणात्मक चिन्ह है और वो बड़ी संख्या है, तो परिणाम में जो पूर्णांक आएगा उसके आगे भी ऋणात्मक चिन्ह होगा। अगला उदाहरण है आपके पास, एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 13 में से जब आप ऋणात्मक 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर एक ऋणात्मक चिन्ह है और 21 के आगे भी एक ऋणात्मक चिन्ह है। ये दोनों मिलके धनात्मक चिन्ह का निर्माण करेंगे और 13 और 21 मिलके 34 हो जाएगा, जैसा कि आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। और अंत में हमने क्या किया? अंत में हमने दोनों ही पूर्णांकों को ऋणात्मक ले लिया, ऋणात्मक 6 और ऋणात्मक 11। तो जब ऋणात्मक 6 में से आप ऋणात्मक 11 को घटाते हैं तो ये एक ऋणात्मक चिन्ह और ये एक ऋणात्मक चिन्ह, ये मिलके फिर से एक धनात्मक चिन्ह का निर्माण करेंगे। व्यवकलन की बात है तो 11 में से 6 को घटाया जाएगा और क्योंकि 11 बड़ी संख्या है, उसके आगे धनात्मक चिन्ह है, तो परिणाम में आने वाला पूर्णांक जो 5 है उसके आगे भी धनात्मक चिन्ह होगा। यानी a माइनस बी बराबर c। अगर a कोई पूर्णांक है और b कोई पूर्णांक है तो जब आप इसका व्यवकलन यानी a माइनस बी लेंगे तो वह भी एक पूर्णांक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण। अगला गुण है व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। इसे समझने के लिए आप एक उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में एक धनात्मक पूर्णांक लिया है 5 और एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया है -3। तो जब आप 5 में से -3 को घटाते हैं तो आपको प्राप्त होता है 8। और अब इसी के साथ एक अगला उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में -3 में से आपको 5 को घटाना है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है -3 और धनात्मक पूर्णांक है 5। इसे हल करने पर हमें -8 प्राप्त होता है। अब यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि जब 5 को आपने पहले लिखा और उसमें से घटाया -3 को तो आपको 8 प्राप्त हुआ, और जब आपने -3 को पहले रखा और उसमें से 5 को घटाया तो उसमें -8 प्राप्त हुआ। यानी जब आप पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करते हैं तो परिणाम में जो आपको पूर्णांक प्राप्त होता है वह एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि हमने योग में देखा था, आप संख्याओं के क्रम में बदलाव करते थे लेकिन जो आपको परिणाम प्राप्त होता था वह हमेशा एक समान होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण। इसमें क्या किया है? इसमें -3 में से माइनस किया धनात्मक 2 को तो आपको -5 प्राप्त हुआ, और जब क्रम में परिवर्तन लाके 2 में से ऋणात्मक 3 को घटाया तो आपको 5 प्राप्त हुआ। यानी क्रम में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पहले था -3, उसमें से 2 घटाया जा रहा था और अब 2 में से -3 को घटाया जा रहा है। इसी प्रकार आप एक और उदाहरण देख सकते हैं। -6 में से -8 को घटाया जा रहा है। 2 ऋणात्मक चिन्ह होने की वजह से ये धनात्मक हो जाएगा और 8 में से 6 जाने पर 2 बचेगा, और यहाँ पर -8 में से -6 को घटाया गया जिसके परिणाम में हमें -2 प्राप्त हुआ। यानी जब हमने क्रम में परिवर्तन किया, यानी पहले रखा था -6 फिर रखा -8 तो हमें मिला 2। अगली स्थिति में हमने -8 को पहले रखे -6 को बाद में रखा तो हमको मिला -2। यानी क्रम में परिवर्तन लाने से हमको पूर्णांक में भी परिवर्तन दिख रहा है जो कि
परिणाम में प्राप्त होता है। तो इस गुण से हमने ये सीखा कि योग में तो क्रम विनिमय था, लेकिन व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं होता। संख्याओं में फेरबदल करने से व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण। अगला गुण है व्यवकलन का साहचर्य गुण। इस गुण में आपको एक समीकरण सबसे पहले दिया है जिसमें 3 पूर्णांक हैं, एक धनात्मक पूर्णांक है और 2 ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 पूर्णांकों का अंतर कर लेते हैं या व्यवकलन कर लेते हैं। तो 3 में से हम ऋणात्मक 4 को घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 जमा 4, क्योंकि 2 ऋणात्मक मिलके एक धनात्मक का निर्माण करते हैं। इसका योग करने पर हमें प्राप्त हुआ 7। अब ये जो परिणाम में हमें योग प्राप्त हुआ 7, इसमें से हम तीसरे पूर्णांक को घटा देंगे, तो उससे होगा 7 जमा 5, जिससे परिणाम में प्राप्त हुआ 12। अब संख्याएं जो है, जो पूर्णांक लिए थे वो वैसे ही हैं। पहले स्थिति में हमने क्या किया, पहले 2 पूर्णांकों का व्यवकलन करके उसमें से तीसरे को घटाया। अब हम ये कह रहे हैं कि बाद में जो 2 आपको यहाँ पर पूर्णांक दे रखे हैं, पहले उनको हल कर रहे हैं और उसके बाद उसके जो व्यवकलन का परिणाम प्राप्त होगा उसे हम पहले पूर्णांक से घटाएंगे। तो -4 में से जब आप -5 को घटाएंगे तो 2 माइनस जो है वो मिलके एक प्लस बनाएंगे, यानी 2 ऋणात्मक जुड़कर एक धनात्मक बनाएंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो -4 और +5, 5 में से 4 घटेगा, आएगा 1, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है और उसके आगे धनात्मक चिन्ह है, तो वहां पर भी चिन्ह धनात्मक रहेगा और हमें प्राप्त होगा 3 - 1। तो 3 - 1 होने के कारण परिणाम में आपको प्राप्त क्या हुआ 2। तो इससे हमें ये समझ में आया कि परिणाम में जो पूर्णांक प्राप्त हुए वे आपस में बराबर नहीं थे। अगर आपको 3 पूर्णांक दिए हैं, आप पहले 2 का अंतर करके फिर तीसरे को घटाइए, या फिर दूसरी स्थिति में बाद में जो 2 हैं उनका अंतर लेके उसको पहले से घटाइए, परिणाम एक सा नहीं होता है। जैसा कि आप इस सूत्र में देख पा रहे होंगे, पूर्णांकों के लिए व्यवकलन जो है वह सहचारी नहीं होता है। इसी के साथ व्यवकलन के हमारे सारे गुण जो है वो समाप्त हो गए। आगे देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि पूर्णांकों के व्यवकलन के विभिन्न प्रकार के गुण क्या होते हैं, जिसमें पहला था समृद्ध, फिर था क्रम विनिमय और उसके बाद था साहचर्य। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे पूर्णांकों का गुणन। घर जाइए, आपका जो पाठ 1 है वह हम पढ़ रहे हैं और उसकी प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को हल करने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।